अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका बदामी बाग में कत्ल की एक दर्दनाक वारदात हुई जिसमें एक 55 साला शख्स को कत्ल करके उसकी शारक को काट के उसे ड्रम में फेंक दिया गया। उस कत्ल की वारदात का पर्दा चाक हुआ तो बहुत ही अजीबोगरीब से और दर्दनाक इंकशाफात सामने आए जिसने इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया। वो इंकशाफात क्या थे, ये कत्ल की वारदात कैसे हुई, मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, असल हकाइक हैं क्या, वो बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका बदामी बाग में एक 55 साला शख्स को कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश उसी के एक कमरे से बरामद हुई। ये अंधे कत्ल की वारदात को किस तरह से पुलिस ने ट्रेस किया, इस वक्त हमारे साथ एसपी सिटी बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। बिलाल साहब, एक अंधा कत्ल की वारदात होती है, बदामी बाग के इलाका में एक शख्स की लाश मिलती है, पहले उसकी शनाख्त का अमल किस तरह से सामने लाया जाता है और फिर किस तरह से तफ्तीश का दायरा कर वसी करके मुलजिम तक पहुँचते हैं, इसके पीछे वजूहात हैं क्या? जी थैंक यू सो मच। अच्छा, ये 13 जुलाई को लास्ट संडे सुबह फजर से एक आधा घंटा पहले 3 बजे करीब 3 AM कॉल होती 15 पे मर्डर की, और कॉलर जो है वो अबू हुरैरा है जो कि मकतूल का बेटा है। सही। मकतूल इसराइल खान उसका नाम है, ऑलमोस्ट 54-55 ईयर्स उसकी एज है। उसका शनाख्ती कार्ड भी उसी के रूम में पड़ा था। ये जगह बेसिकली अहमद पार्क का एक इलाका है, बदामी बाग थाने की जुरिस्डिक्शन बनती है। वहाँ पे ये एक क्वार्टर लिया हुआ था मकतूल ने, इसराइल खान ने, और वहाँ पे अक्सर ये स्टे करता था। वैसे जी किराए का था। वैसे ये पीछे जो है वो राना टाउन का रहने वाला है। वहीं पे इसके बच्चे हैं, पता लगा कि इसके शादीशुदा है और इसके 10 बच्चे हैं। सही। मकतूल के इसराइल खान उसका नाम है। अच्छा, जब कॉल होती है 15 की तो पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है और वहाँ पर जाके जो सबसे पहले चीज़ देखती है वो एक ड्रम था, प्लास्टिक का जो ब्लू कलर का लंबा सा ड्रम होता है, उसके अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ड्रम के अंदर डेड बॉडी, पानी वाला खाली ड्रम था। अच्छा, खाली ड्रम के अंदर डेड बॉडी डंप की हुई थी। मुंह नीचे को था, फेसिंग डाउन साइड, और मतलब टांगे भी थोड़ी सी नीचे करके इस तरह ही थी, और इस तरह करके बॉडी उसकी अंदर थी, और उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा, कोई कंबल वगैरह इस तरह ढांपा हुआ था। जी डाला गया वो उल्टे टांगे बाहर थी जी, टांगे भी अंदर ही थी। अंदर ही थी, लेकिन वो फोल्ड करके इस तरह करके उन्होंने किया हुआ था। ड्रम थोड़े से बड़े साइज का था। ठीक है, कत्ल किस तरह से किया गया? अच्छा, अब उसके बाद फिर डेड बॉडी वैसे देखी, अपेरेंटली थोड़ी सी वो पुरानी महसूस हो रही थी, मतलब ऐसा नहीं था, बड़ी फ्रेश नहीं थी वो। सही। और फिर हमने ऑब्वियसली फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन हमने पहले तो हम कोशिश करते हैं, क्राइम सीन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पुलिस के लिए कि वो वहाँ से कुछ ना कुछ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कोई एलिमेंट, कोई क्लू, कोई लीड मिल जाती है वहाँ से। तो यहाँ पे भी हम फॉर्चुनेट थे, लकी, कि वहाँ से हमें एक कोने में थोड़ी सर्च की उसी के रूम में, तो 1-2 मेमोरी कार्ड मिले हमें वहाँ पे, जो मोबाइल के छोटे से SD मेमोरी कार्ड्स होते हैं। सही, सिर्फ मेमोरी कार्ड? जी, मेमोरी कार्ड मिले। अच्छा। और भी चीज़ें होंगी, लेकिन ये लेकिन वो चीज़ें मिली। तो उस पर हमने देखा कि इसके अंदर क्या है, तो कंप्यूटर में, लैपटॉप में जाके उनको जाके इंसर्ट किया और चेक किया, तो उसके अंदर कुछ पिक्चर्स थी मकतूल की, ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स थी। अच्छा। जिसके अंदर वो नेकेड था, ठीक है, पिक्चर्स में बरहन हालत में था, और उसके साथ एक और लड़के की तस्वीर भी थी। अच्छा, लड़के की तस्वीर? एक और लड़के की तस्वीर। अच्छा। उसके साथ थी, तो वो भी उसी हालत में था। दोनों ऊपर से जो थे वो नेकेड थे। सही। तो अब जो अपर बॉडी जो है, पोर्शन बॉडी का, अब उसके बाद फिर ये एक एंगल था जिसपे हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि ये भी एक होता है कि सॉडोमी, अननेचुरल, जो गैर फितरी बदफेली वाले जो इस तरह के इंसिडेंट्स हम देखते रहते हैं, रिपोर्ट भी होते रहते हैं। तो उस तरह का एक हमने इसको एंटिसिपेट किया कि इस डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेट हमें करना चाहिए, क्या पता कोई इस तरह का एलिमेंट हो और उसकी रंजिश में इसको ये वाला मर्डर कमिट हुआ हो जिसने भी किया। अच्छा, इससे पहले मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन इससे मिलने के बाद ये भी एक एंगल था, और इस पे हमने काम करना शुरू कर दिया। ऑपरेशंस की मेरी टीम्स थी, DSP ऑपरेशंस जो है वो शफीकाबाद के SHO हाफिज़ रमज़ान है, और साथ सब इंस्पेक्टर एक खालिद है, और साथ एक और हमारा सब इंस्पेक्टर, इनको टीम्स को लगा दिया। और सबसे पहले हमारा यही था कि ये जो लड़का है जिसके साथ मकतूल की पिक्चर्स हैं, वो लड़का कौन है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो वो जो पिक्चर में वो जो लड़का था ना, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इसके जो मकतूल है इसराइल, उसी के रिलेटिव्स या उसकी फैमिली मेंबर से पूछा जाए कि लड़का कौन है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो आपके वालिद साहब हैं इनकी किसके साथ पिक्चर्स हैं, तो वो बेहतर बता सकते हैं। तो हमने बेटा वहीं पर मौजूद था, अबू हुरैरा उसका नाम है, और साथ हमने उसका एक हमें
पूछते पूछते जो है हमें एक इसरार नाम का एक बंदा था जो कि मकतूल का दोस्त था। सही। उसको जब हमने ये पिक्चर दिखाई तो उसने कहा कि ये लड़का जिसकी मकतूल के साथ पिक्चर्स हैं डिसीज्ड के साथ, इसराइल खान के साथ, उसका नाम यासिर खान है। यासिर खान अच्छा। वो जो पिक्चर में था, यासिर खान एक लड़का है, 22-23 साल उसकी उम्र है, पठान है, सादा यंग है, सादात कॉलोनी में यहाँ पे बदामी बाग में ही रहता है, लेकिन पीछे से जो है वो पेशावर लंडी कोतल वाली साइड का रहने वाला है। ठीक है। तो उस पर फिर हमने काम शुरू किया। यासिर का उसने फर्दर बताया, उस इसरार नामी लड़के ने जो कि मकतूल का दोस्त था, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी ना कि ये अक्सर इसके साथ नजर आता था, देखा उसके साथ। तो वो यासिर का उसने फर्दर प्रोफेशन का बताया, तो वो उसने बताया कि ये सिट्टे और छलियाँ लगाने का जो वो एक भट्टा सा होता है, वो जो पुश कार्ट रेडी होती है, उसमें जो है वो वाला काम करता है। रेडी लगाते हैं जिसमें सिट्टे वगैरह छलियाँ होती हैं, वो कोयले में जारी वहाँ से निकाल के। तो उसके बाद फिर हमने एरिया थोड़ा सा चेक किया कि कहाँ पे ये ज़्यादा काम होता है, वहाँ पे अपने सीरीज़ में बंदे लगाए अपने पुलिस वाले, और वहाँ पे यासिर खान की जहाँ पे ये सारी भट्टियाँ वाली रेडियाँ थी मौजूद थी, वहाँ पे यासिर खान का पता किया। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एफर्ट हमने की, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर मिल गई यासिर खान के बारे में, और उसका हमें नंबर भी मिल गया, और साथ उन्होंने ये बताया कि ये 4-5 दिनों से यहाँ से गायब है। अच्छा, लापता था, गायब था, यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा। जो उसकी रूटीन थी उसमें थोड़ा सा नॉर्मेलिटी पाई गई कि वहाँ पे 3-4 दिनों से नहीं वो आ रहा था। सही। उसकी सीडिया, उसका नंबर लेके, उसका डाटा, उसका शनाख्ती कार्ड, उन्हीं लोगों से जो उसके साथ वाले रेडियाँ लगाने वाले, उनसे डिटेल्स लेके फिर उसके नंबर पे काम किया CDR पे। और हम अक्सर जो फ्रीक्वेंट कॉलर्स को देखते हैं कि किसके साथ सबसे ज़्यादा कांटेक्ट होता है, क्योंकि उसके साथ बंदा क्लोज होता है, उसको थोड़ी ज़्यादा बात का पता होता है। तो हमने वो एक बंदा निकाला, उसका नाम था करामत जो है वो, उसको फिर हमने डाटा उसका निकाल के उसको अरेस्ट किया, जो कि यासिर खान ज़्यादा राब्ते में था, फ्रीक्वेंट कॉलर। पहले उससे करामत को आपने हिरासत में ली। जी, करामत से को हिरासत में लेने का मतलब है कि उससे हमने थोड़ा सा यासिर के बारे में पूछगिछ करनी थी कि आपका इतना ज़्यादा कांटेक्ट है और ये इन डेट्स पे जो है इतनी बातचीत आपकी हुई है, तो अभी ये किधर है यासिर, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो फिर करामत ने पूरा इंसिडेंट ही नरेट कर दिया। अच्छा, करामत को ही पता था सारा। करामत ने बताया कि मुझे सारे केस का पता है, ये कैसे हुआ सारा। तो उसने मैंने नरेट किया कि ये कॉल जो है वो, तो रिपोर्ट तो 13 जुलाई संडे को सुबह फजर से 1 घंटा पहले हुई है, लेकिन उसने बताया कि ये 3-4 दिन पहले ये मर्डर कमिट किया है, यासिर खान ने ही किया है। अच्छा, 3-4 दिन गुजर चुके थे। 10 जुलाई को तकरीबन रात 9-10 बजे के करीब जो है वो यासिर खान एक चाकू, बड़ा छुरा एक लेके जाता है और उसको यहाँ पे मारता है। उसके इस साइड पे काफ़ी बड़ा निशान भी था। वैसे तो बॉडी थोड़ी प्यूट्रीफाइड थी, लेकिन वो निशान विजिबल था थोड़ा सा बॉडी पे अपेरेंटली। और उसके बाद फिर उसने, करामत नहीं बताया कि उसका जो एक परना होता है जो शोल्डर्स पे अक्सर रखा होता है कपड़ा सा, उससे उसने गला दबा के उसको इवेंचुअली मार दिया। अच्छा, चाकू का वार भी था, चाकू का भी एक डीप, उसमें डीप एक कट था, और साथ वो उसका गला भी दबाया एक कपड़े के साथ, तो उससे जो है वो फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर उसने, करामत ने फर्दर बताया हमें कि यासिर जो था इसकी बॉडी को कहीं बाहर डंप करना चाहता था, और उसने मुख्तलिफ दोस्तों को भी कॉल्स वगैरह की कि कोई क्योंकि बॉडी को बाहर ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, उसके लिए अकेला तो नहीं कर सकता था वो, किसी की मदद चाहिए, किसी दोस्त की जरूरत थी। उसने कॉल्स वगैरह की, और करामत को भी इसी काम के लिए कॉल की। करामत को भी इसी काम के लिए कॉल की, और उसमें करामत के पास लोडर रिक्शा था, और उसने कहा कि तुम ये रिक्शा लेके आओ, इसमें बॉडी डाल के कहीं दरिया में या किसी नाले में फेंक आते हैं। तो करामत ने इस चीज़ का इनकार किया, और जो है वो उस तरह नहीं हुआ। तो फिर जो है ये मुलजिम यासिर जो था ये वापस क्राइम सीन पे आया। इसने गीले कपड़े से सारे फिंगरप्रिंट्स और सारी वो ब्लड स्टेन्स वगैरह जहाँ जहाँ पे पड़े हुए थे वो सारे रिमूव किए, और अपना कोई परना भी उठाया, छुरा भी उठाया, और उसके बाद वो भाग गया। ये करामत ने सारी हमें स्टोरी बताई। ये जो डंप की उसने, वो बाद में की या पहले ही कर वापस आके पहले बाहर को कोशिश की है, कोई मिल जाए, कोई दोस्त वगैरह जिसके थ्रू मैं बाहर जाके जो है ट्रांसपोर्ट करूं बॉडी। इसने डाला हो के इसे ले जाके ऐसे ही फेंक, वो भी हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली जो है वो चूंकि बाहर ले जाने वाला कोई दोस्त माना नहीं, राजी नहीं हुआ इस सहूलतकारी में, ये फैसिलिटेट नहीं इसको किया किसी ने भी, तो उसने वो ड्रम के अंदर चने पड़े हुए थे, वो चने निकाल के उसने बॉडी उसी ड्रम में डाल के उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा, कोई कंबल, कोई ब्लैंकेट
इस तरह का डाल के उसको कवर किया और खुद भाग गया। सही। और जो मकतूल है ये बेसिकली चने बेचने का काम करता था स्कूल्स कॉलेजेस के बाहर। अच्छा, तो इस वजह से उस ड्रम के अंदर चने में इसने रिहाइश क्यों इख्तियार कर रखी थी, यहीं पर ये काम करता था? ये जो है मकतूल जो था ये बदामी बाग में जो अहमद पार्क एक जगह है वहाँ पे क्वार्टर है, उसके अंदर ये कमरा इसने लिया हुआ था क्योंकि वहाँ पे वो चने वगैरह उसके पड़े होते थे, वहीं से वो रेडी अपनी निकालता था और करीब करीब जो है वो जगहों पे कॉलेजेस में स्कूल्स के बाहर कोई इस तरह वहाँ पे बेचा करता था। ये कौन से चने, मतलब वो खाने वाले जो चने होते हैं, काले चने हैं या दूसरे भी हैं? अच्छा, वो जो बना के होते हैं वो सारे, वो वाले जो थे वो करता था। तो उस ड्रम में भी वो चने ही थे जो कि यासिर ने फिर बाद में इंकिशाफ किया कि मैंने वो निकाल के फिर उसकी बॉडी उसके अंदर डाली। सही। फिर ये चला गया, ये वारदात हो गई, ये तो करामत के इंकशाफात थे। फिर मुलजिम तक उसके बाद फिर हमने उसके फर्दर हम CDR यहाँ पे हमारा केस ट्रेस हो गया। जो अभी तक ब्लाइंड चल रहा था पिछले 2-3 दिनों से, वो हमें 13 को संडे को सुबह अगर ये सारी रिपोर्टिंग हुई है तो उसके बाद हमने विद इन 1 और 2 डेज जो है ये सारा हमने ग्राउंड वर्क करके वो सारा छली सिट्टे वाला पता करके यासिर का, तो हमें करामत के थ्रू सारी हमारा इंफॉर्मेशन मिल गई। तो हमारा केस ट्रेस हो गया कि हमें एटलीस्ट बंदा आइडेंटिफाई हो गया कि मुलजिम ये है। अब उसकी गिरफ्तारी का अगला मरहला आ गया। उसमें फिर हमने उसकी फर्दर CDRs पे काम किया। बड़ा तेज़ था बंदा यासिर, अपने नंबर्स बार बार चेंज कर रहा था, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। अपने भाई, उसका भाई असद, ठीक है, उसको भी कॉल्स करके बताता था मैं इधर उधर, हालांकि वो उधर नहीं होता था। जब हमने उसको पकड़ा तो फिर उसने वो पता लगा, और पहले वो गुजरांवाला गया अपने किसी दोस्त के पास, वहाँ से सीधा वो पेशावर, और पेशावर के साथ आगे खैबर और लंडी कोतल का इलाका लगता है, वो उधर चला गया। अच्छा। ठीक है, और वहाँ पे फिर उसकी IMEI नंबर्स भी चेंज हो रहे थे। वो हम इस पर काफ़ी 1-2 दिन वर्किंग करते रहे, लेकिन वो काफ़ी मिसगाइड कर रहा था पुलिस को। इतना शातिर था जी, इतना था उसको चीज़ों का ये वाला इल्म था। और इवेंचुअली फिर जो है वो एक जगह पे हमारी इंफॉर्मेशन कंफर्म हुई, तो फिर हमने यहाँ से टीम को पेशावर भेज के वहाँ पे लंडी कोतल वाली साइड पे रहमानुल्लाह इसका बहनोई था, उसके घर से इसको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, और फिर वहाँ से पकड़ के फिर लाहौर ले आए। फिर तो इस तरह जो है हमारा केस भी ट्रेस हुआ और मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया। जो मरकज़ी मुलजिम, एक ही मुलजिम ऐसे मरकज़ी, करामत को इस कैपेसिटी में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाना है, बल्कि भी प्रोसीडिंग्स जारी हैं क्योंकि उसने कत्ल के बारे में मालूमात थी और उसने 10 जुलाई से कत्ल हुआ है। उसने नहीं बताया। 3-4 दिन के बाद 13 जुलाई को जब लाश मिली तब हमें पता लगा, हालांकि वो पहले रिपोर्ट कर देता। तो और उसके 2 दिन बाद आप उस तक पहुंचे? जी बिल्कुल, मतलब 5-6 दिन उससे पता था वो बता सकता था। जी। तो उससे भी अब इसके किए कि जी, उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि उसने फैसिलिटेट तो नहीं उसने किया, उस तरह डेड बॉडी को जो ट्रांसपोर्ट करने का जो यासिर का प्लान था उसके लोडर रिक्शे पे, वो तो नहीं उसने फैसिलिटेट किया, लेकिन उसको पता था। जी, छुपाया। ठीक है, इसमें कौन सी दफा या क्या ज्यादा से ज्यादा सजा? वो इन्वेस्टिगेशन वाले जो है वो आज़ादगी करते हैं, वो अपना रेलिवेंट सेक्शन इसमें देख के वो कर देंगे। हमारी तो अभी प्लेन जो है वो 302 की जो FIR वही चल रही है अभी। ठीक है, यासिर को, मुलजिम को आप की पुलिस ने पकड़ लिया, सामने आ गया, उससे जो पूछा वो वजूहात क्या बयान करता है? हाँ, उसने फिर इंटेरोगेशन मैंने खुद यहाँ पे बुला के इसको की, और उसने फिर सारा फर्दर बताया कि मेरा 5-6 साल से जो है वो मकतूल इसराइल खान के साथ ताल्लुक़ था, इलिसिट रिलेशनशिप्स थे। शायद पहले कंसेंशुअल होगा, उसी कंसेंट से होता होगा, ये अननेचुरल जो गैर फितरी बदफेली है, ये जो एक्टिविटी है सॉडमी की, ये पहले उसकी हो। लेकिन वो कहता था कि यासिर खान के जो है वो, मैं इससे बहुत तंग आ चुका था, मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं ये काम इसके बाद नहीं करना चाहता था। ये मुझे फोर्स करता था, मैं इनकार करता था, तो ये पुरानी मेरी वीडियोस निकाल के मुझे ब्लैकमेल करता था। अच्छा। अक्सर मैंने इनकार किया तो इसने कहा कि तुमने नहीं अगर करना तो अपने भाई असद को मेरे पास पेश कर दो। ये भी उसने बताया हमें। तो ये उसने एग्जैक्ट जो वजह ना, जो हम हर मर्डर में जो मोटिव जानने की कोशिश करते हैं, तो ये उसने वजह बताई, और वो मेमोरी कार्ड में वो पिक्चर्स मौजूद भी थी। तो यही फिर वजह फाइनल। अब ये तंग आ चुका था, जी बिल्कुल, और ये बचना चाहता था। बिल्कुल, वो कहता था वो ब्लैकमेल करता था वीडियोस वगैरह दिखा के। एक 55 साल शख्स मेमोरी कार्ड का भी इस्तेमाल कर रहा है, तस्वीर भी बना रहा है, ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है बिलाल साहब? बस ये अब इतनी तो अवेयरनेस है मेरे ख्याल सोसाइटी में कि ये मेमोरी कार्ड तो पुरानी चीज़ हो गई है। अब तो ये तो पुराने फॉर्म्स में यूज़ होता था, अब तो वो पिक्चर्स जिस तरह भी है, पहले शायद किसी टाइम पे कंसेंट से होता हो, ये
जाहिर सी बात है, अगर मैंने उससे पूछा क्वेश्चन इंटेरोगेशन में कि आपने ये पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट कभी किया, पुलिस की मदद लेते आपने खुद ही जो है वो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, और उस दिन उसने बताया कि मैं वाकई ही मारने की नीयत के साथ ही वो चाकू बड़ा छुरा लेके गया था। तो उससे मैंने पूछा कि आपने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसने तो कवर किया, मोस्ट प्रॉब्ली उसकी कंसेंट किसी टाइम पे शामिल होगी जिसकी वजह से वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहा था। यासिर खान बिल्कुल ऐसे ही, जिसको वो छुपाना चाहता होगा, कवर करना चाहता होगा, तो फिर उसने ये वाला इतना बड़ा कदम उठा लिया। ठीक है, फिर क्या दौरान तफ्तीश आपके सामने क्या एतराफ़ करता है कि किस तरह से उसने ये कत्ल की बात, यही सारी बात उसने जो करामत को पहले खुद ही उसने बताई हुई थी, वही जो करामत है बताई वही उसने भी रिपीट की कि सारा इस तरह मैंने ये सारा। तो चाकू मारने के बाद साफे का इस्तेमाल क्यों किया गया? वो कोई आवाजें वगैरह कर रहा था, तो वो जाहिर सी बात है ये अकेला था वहाँ पे, कोई और वक्त भी कोई 10 बजे का था, इतनी लेट नाइट भी नहीं थी कि लोग सब सोए हों, या रात के 10 बजे की बात वो बता रहा था, 10 साढ़े 10 बजे। तो उस टाइम अगर वो चाकू मारने से अगर वो डायरेक्टली नहीं मरा था, उस दिन भी ये बरना हालत में ही था मकतूल। अच्छा, मतलब उसको बुलाया इसी काम के लिए था। अच्छा, और ये कितनी देर पहले पहुंचा था क्राइम सीन पर, जाए वकूआ पर, जहाँ पे इसने कत्ल किया है? ये वहाँ पे वो तो कोई आधा घंटा पहले पहुंच गया होगा, 20-25 मिनट पहले, लेकिन वहाँ पे जाके उसकी मकतूल यही चाहता था कि आज भी कोई ये वाली एक्टिविटी दोबारा से करें, लेकिन वो भी प्लान वहाँ से बना के आया हुआ था कि मैंने जो है अब बस ऐसा तंग आ गया और मैंने ये नहीं करना, तो मैंने इसको मारना ही है। और बिल आखिर ये फिर कत्ल की वारदात इस तरह से ट्रेस हुई और मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। बिलाल साहब, मुआशरे में अगर इस तरह के केसेस की बात की जाए, एक शख्स जिसकी उम्र 55 साल है और वो कई बच्चों का बाप भी है, उसका बेटा ही पुलिस को इतला दे रहा है कि उसके बाप को कत्ल कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये हो क्या रहा है, क्या इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं, क्यों इस तरह के केसेस जो हैं वो मंजर आम पर आते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इस तरह के केसेस रिपोर्ट भी अक्सर होते हैं, कॉज भी 15 की आती हैं, चाइल्ड अब्यूज़ सॉडोमी की मदारिस में कोई इस तरह कोई ना कोई आती रहती हैं इस तरह की। तो अब ये एक डिफरेंट सी एक टेंडेंसी आ गई है अननेचुरल, एक ये सेक्स वाली और ये सॉडोमी वाली, ये अब सोसाइटी में है। और जैसे जैसे ये रिपोर्ट होती है हम तो बड़ा स्ट्रिक्ट इस पर एक्शन लेते हैं और प्रॉपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग FIR करते हैं, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाते हैं, 377B का सेक्शन लगता है, इसमें अटैम्प्ट हो उसकी भी FIR हम करते हैं। ये नहीं कि वो कमिट हो जाए तो फिर FIR, उसकी अटैम्प्ट की भी हम FIR करते हैं। हम तो जितना ज़्यादा जैसे जैसे रिपोर्ट होता है हम इसकी FIR फ़ौरन करते हैं, ताकि जो है वो किसी ना किसी तरीके से इसको स्टॉप किया जाए, इसकी प्रिवेंशन हो, जैसे जैसे रिपोर्ट हो इसकी FIRs हों। लेकिन फिर भी सोसाइटी में इसकी टेंडेंसी अगर है तो अब ये तो अब हर बंदे की अपनी एक वो साइकी है कि वो किस तरह क्या उसकी नेचर है। और अगर दूसरा बंदा भी इसमें मतलब सेम सेक्स है ना, वो भी मकतूल भी मर्द है, ठीक है, और ये भी एक लड़का है, तो वो शायद किसी टाइम पे स्टार्टिंग में कोई कंसेंट होगी तो वो स्टार्ट हुआ, इवेंचुअली वो फिर वो मर्डर तक बात चली गई कि उसको करनी पड़ी। लेकिन टेंडेंसी है कहीं ना कहीं सोसाइटी में मर्दों में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये इस तरह के जो है वो एक्टिविटीज़ ये जो अननेचुरल है, गैर फितरी हैं, ये कमिट भी हो रहे हैं। और किसी पॉइंट पे जाके आगे जाके ये रिलेशनशिप ख़राब होता है तो फिर उससे दैट लीड्स टू मर्डर। अच्छा, ज़्यादातर जो इस तरह की कार्रवाई में मुलव्विस होते हैं लोग गैर फितरी अमल में, तो फिर ऐसा ही नुकसान होता है, या तो कोई कातिल बन जाता है या मकतूल बन जाता है। ऐसे केसेस भी आते रहते हैं मंजर-ए-आम पर, जिस तरह से ये केस है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या समझते हैं दीन से दूरी है ऐसे केसेस में लोगों के जो ये वाक़यात रूनुमा होते हैं? बिल्कुल, एक फैक्टर तो ये है कि रिलीजन में तो इसकी बिल्कुल कोई जगह है ही नहीं कि जो है वो ऐसी इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है एक, और बहुत ज़्यादा इसकी मेरा ख्याल है पनिशमेंट्स भी होंगी जो भी कानून में है, या कानून में तो है ही जो हम PPC के मुताबिक FIRs करते हैं, लेकिन दीन में भी जो शरीयत है। लेकिन फिर भी अब लोगों में है ये टेंडेंसी और वो लोग कमिट करते हैं। जैसे जैसे रिपोर्ट होता है हम FIRs भी करते हैं और पूरा अपना केस भी सारा कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। सही। दाता दरबार का इलाका इस हवाले से बड़ा मशहूर जाना जाता था, कहते थे बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर यहाँ पर इस तरह के होटल्स बने हुए हैं और यहाँ पर बच्चों के साथ ज़्यादती या उनकी रजामंदी के साथ बदफेली जैसे वाक़यात होते हैं। अब वो इलाके के बारे में मालूमात मसूल हुई हैं, क्लीन हो चुका है और वो होटल बंद हो गए। क्या उसके लिए भी कोई बाकायदा तौर पर ऑपरेशन किए? जी जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन हमारे चलते रहते हैं। जितने भी प्रोस्टिट्यूशन डेन्स हैं वो तो हैं ही, उस पर भी हमारी कार्रवाइयाँ चलती हैं। होटल सिराए लो लेवल के, और ये जो इस तरह जो है वहाँ पे हमारा पूरा प्रॉपर एक होटल आई सिस्टम
सिस्टम भी वहाँ पे है कि जो भी अंदर आ रहा है उसकी एंट्री भी हो, रजिस्ट्रेशन भी उसकी हो, जिस मर्जी लेवल का जी जिस मर्जी लेवल का हो, वो हम पूरा इसको जो है वो करते हैं। हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, हमारी एप्लीकेशन है होटल आई की, तो जो भी अपना कोई भी रूम किसी भी पर्पज़ के लिए रिज़र्व करवाएगा, बेशक वो बड़ा ही लो लेवल का होटल हो या सिराया हो या कोई छोटी सी कोई जगह हो तो उसमें 2 4 5 रूम्स हों, वहाँ पे प्रॉपर ये वाला जो है वो जैसे ही कोई बंदा इस तरह कोई पीओ वहाँ पे चला जाता है तो उसका नोटिफिकेशन जनरेट होता है और हम उसको अरेस्ट करने फ़ौरन पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। तो ये भी क्रैकडाउन साथ साथ चलता रहता है इस एप्लीकेशन के थ्रू भी। इसके अलावा भी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है इलाके में, हम अपने स्टाफ को ऑपरेशंस जो हमारा SHO है, DSP है, बाकी हमारी पुलिस की मोबाइल पेट्रोलिंग भी चल रही होती है, तो हम इस पर कोई बड़ा इंस्टेंट इस पर जो है वो क्रैकडाउन होता है। इसी तरह जो है ये भी एक्टिविटी प्रोसिक्यूशन के अलावा ये अगर अननेचुरल वाली भी चल रही है तो उसमें भी सेम हमारा क्रैकडाउन है और वो करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन जगहों से, होटल से अब उस तरह की शिकायतें नहीं आती। किसी गली मोहल्ले से आ जाए कोई और कोई अंदर की कोई ताल्लुक़ हो, कोई बातचीत हो, वो फिर इवेंचुअली कोई निकल आए उससे कोई लड़ाई झगड़े की सूरत में कि जी आज जाके बड़े अरसे बाद जाके रिपोर्ट हुआ। जिस तरह ये वाले केस में आप देख लें कि उसने कातिल ने बताया कि मेरा 5-6 साल से इसके साथ रिलेशनशिप ताल्लुक था, तो इवेंचुअली ये आज जाके बात पता लगी, कभी रिपोर्ट भी नहीं हुआ। ये भी हमने चेक किया कि इसने रिपोर्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी टाइम पे इसकी कंसेंट शामिल थी ना। सही। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर अहमद कादरी साहब मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक वाक़या जो बदामी बाग के इलाका में पेश आया, जिसमें एक नौजवान ने 55 साला शख्स को पहले कत्ल किया, फिर उसकी लाश को ड्रम में फेंक दिया। ये सारा वाक़या नफ्सियात का, इस पर क्या अमल दरामद है और ख़ास तौर पर उस नौजवान की जानिब से ये क्यों किया गया, ये जानने की कोशिश इन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया है। डॉक्टर साहब, खास तौर पर इस तरह के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, मर्दों के साथ नाजायज जो एक गैर फितरी मतलब मामलात करते हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, और एक 55 साला शख्स जो शादीशुदा था और उसका बेटा बालिग है, जिसने पुलिस को 15 पर इतला दी कि ऐसे मैं अपने वालिद यहाँ पर क्वार्टर में रहते थे, यहाँ पर आया हूँ तो इन्हें किसी ने कत्ल कर दिया, मैंने इनकी लाश देखी है और वो ड्रम में पड़ी थी। पुलिस तफ्तीश करती है तो पता लगता है कि कातिल जो है वो एक नौजवान है जिसकी उम्र 24 से 25 साल है और वो भी शादीशुदा था, और उसने ये कत्ल किया। इनके आपस में कोई ताल्लुकात थे कोई 5 साल पहले से, और अब पुलिस के बकौल जो उसने दौरान तफ्तीश बताया कि वो ताल्लुकात से मना करता था, कहता था मेरे साथ इस तरह का फेल ना करें, लेकिन ये 55 साला शख्स उसे मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करता था। क्या वाकया इसके पीछे हो सकता है? क्या सोचते हैं इस तरह के लोग जो आपस में रिलेशन बना लेते हैं? जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। सेकंड, हम अगर देखें कि क्या वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे, नंबर 1 पे नशे का इस्तेमाल मोस्ट लाइकली है कि उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। सही। कि जो बंदा, एक तो जिस तरह हमारा मुआशरा है वो मर्द और मर्द का इतना भी ओपन नहीं है जिस तरह के वेस्टर्न एरियाज़ के अंदर है। सही। वो LGBTQ है, वो गेज को कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी इस तरह का नहीं है। तो छुप छुप के जो कर भी रहे होते हैं उनमें भी अंदर से एक टेंशन रहती है कि पता नहीं जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक, तो उसको ख़त्म करने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। लेकिन जो सहारा मिलता है नशे का वो इस तरह के सोचों को ख़त्म कर देता है। सही। तो उसके दौरान में क्या ये दोनों लोग ही नशा इस्तेमाल कर सकते होंगे? मोस्ट लाइकली। यहाँ हो सकता है कि जिनकी एज ज़्यादा थी, इसराइल 55 एज जिनकी थी, वो आगे उनको करवाते भी हों 24-25 साल वाले को कि आ जाओ मेरे साथ, तो मैं तुम्हें मतलब ऑफर करवाना नशे की, पैसों की, किसी भी तरह की। सही। इंडल्ज करवाना, दूसरे को इंटाइज करना कि अच्छा भी ये आ जाओ इस तरह कर लो तो हम दोनों को मज़ा आएगा। तो इसके अंदर हो सकता है कि वो पहले तो हो गए हों जो यासिर थे 24-25 साल के बंदे, तो लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी वीडियोस भी बनवा ली। कुछ तस्वीर, और ये मर्डर ट्रेस ऐसे हुआ है कि पुलिस को मेमोरी कार्ड उस घर से मिलते हैं, और मेमोरी कार्ड में ये देखा जाता है कि दोनों की बरहना हालत में तस्वीर सामने आती हैं, और जब शिराज की इस शख्स के साथ, मकतूल के साथ तस्वीर सामने आती हैं
तो फिर देन पुलिस उसको ट्रेस करने के लिए कोशिश करती है और फिर बिलाकर उसे पकड़ लेती है। जैसे कि पहले ये जिस तरह एक सारा केस हो रहा था तो पहले लग रहा था कि शायद वो सेक्सुअल असॉल्ट वाला ही, सिर्फ ज्यादती वाला ही केस है, लेकिन जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ तो पता लगा कि पहले उनका रिलेशनशिप रहा है, सही दोनों की मैरिज थी, लेकिन अब यासिर ने कहा कि अब मैं नहीं आ सकता किसी वजह से, हो सकता है कि अब उसकी फैमिली आगे एक्सटेंड हो रही हो, उससे खदशा हो कि बाकियों को पता लग जाएगा, शेम आ गई हो, कोई उसको अकल आ गई हो, नदामत आ गई हो, तो वो अब ये काम ना करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दूसरा बंदा बार बार उसको कह रहा हो कि आओ, और हो सकता है कि ब्लैकमेल भी कर रहा हो कि अगर नहीं आओगे तो फिर ये वीडियोस जो हैं वो वायरल मैं कर दूंगा या बाकियों को दिखा दूंगा। सही। ये नफ्सियात किस तरह की होती है, किस तरह की नफ्सियात के मालिक होते हैं ऐसे लोग जो आपस में रिलेशन बना लेते हैं और फिर बाद फिर किसी की जान भी ले लेते हैं? देखिए, अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, तो जो होमोसेक्सुअलिटी का पार्ट है, इट इज़ कंसिडर्ड के दे आर मोर प्रोन टू डेवलप जो साइकाइट्रिक डिजीजेस, नफ्सियाती बीमारियां जो हैं उनमें अंदर 50% कॉमन है। मतलब एक आम बंदे के अंदर जो होमोसेक्सुअल नहीं है उसके अंदर चांसेस होते हैं टू डेवलप दीज साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स अराउंड 1 to 5%, 1 से 5% जो नॉर्मल बंदे होते हैं वो इस तरह की हरकत करेगा। 5% चांसेस हैं। ठीक है। लेकिन एक होमोसेक्सुअल जो बंदा है उसके अंदर 50% चांसेस होते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर चल रहा है, चाहे वो डिप्रेशन का है, सही, चाहे वो बाइपोलर का है, चाहे वो एंग्जाइटी का है। तो उनके अंदर ये जो कह लें कि नफ्सियाती मराइज होते हैं, अमराज होते हैं, जिनमें वो फिर पड़ जाते हैं और उनका फिर इस तरह आगे फिर सामना देखने को मिलता है, कोई क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। सही। एक मर्द से दूसरे मर्द का रिलेशन बनाना, चाहे उम्र छोटी बड़ी या एक जैसी भी हो, ये नफ्सियाती बीमारी में आता है। देखिए, जो रिसेंट है इसके मुतल्लिक रिसर्चेस, तो इसको डिजीज़ नहीं कहा जाता, इसके साथ मुतल्लिका जो बाकी डिजीज़ेस हैं उन्हें कहा जाता है कि अगर एक बंदे की ओरिएंटेशन इस तरह की है तो वो डिजीज़ नहीं है, कि अगर वो किसी और को चाहता है तो वो उसको डिजीज़ नहीं कहलाता। सही। लेकिन उसकी वजह से, किसी और वजह से, कि मैं किसी लड़की से अगर बंदा वो इतना शर्माता है, इतना एंग्शियस हो जाता है बात करते करते, तो वो उसको कवर अप करने के लिए मर्द के साथ रिलेशनशिप बना लेता है, तो ये एक मर्ज होगा। ये इसको समझते हैं कि जैसे कि किसी मर्ज की वजह से वो एक ताल्लुक बना रहा है। सही। जी, एक कोई कमजोरी है जिसकी वजह से वो उसको कवर कर रहा है। बिल्कुल, ये आपके कहने का मतलब है। अच्छा, अब इसराइल जो है वो शादीशुदा है और उसके जवान बच्चे हैं, उसका बेटा ही पुलिस को इत्तला देता है, तो मतलब एक शख्स जो शादीशुदा भी हो, उसके जवान बच्चे हों, जिसने बच्चे भी पैदा किए हों, फिर भी वो एक शख्स बच्चों के साथ इस तरह का, और ऐसे बेशुमार वाकयात मंजरे हम पर आते रहते हैं। बिल्कुल, यही हमें देखने की ज़रूरत है कि इसके बारे में अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। क्या अवेयरनेस हम दे सकते हैं? ये एक ही इस तरह का केस कोई आया होगा जो हाईलाइट भी हो रहा है। अब इससे पहले वाले केसेस इतने ज़्यादा होंगे कि जो रोज़ाना की बेसिस पे हो रहे हैं और कोई उसके बारे में आगे आता भी नहीं है। जिसके साथ अगर ज्यादती भी हो रही है या कोई रिलेशनशिप में है भी, वो भी इसको छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसका 5 साल से ताल्लुक था। पुलिस बताती है कि इसने एक बार भी पुलिस स्टेशन में कोई भी एप्लीकेशन पुट नहीं की, मतलब दरख्वास्त कोई भी नहीं दी, उस हवाले से आज तक नहीं कहा, ना मदद ली, और फिर उसने कत्ल का ही प्लान बना लिया। वो क्या नफ्सियात उसकी होगी, वो जो एक शख्स के साथ, बड़ी उम्र के शख्स के साथ ताल्लुक में था मुलजिम। देखिए, इसके अंदर काफ़ी एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। एक तो वही एस्पेक्ट के हो सकता है कि इस दौरान रिसेंटली इसराइल ने यासिर को ब्लैकमेल की कोई धमकी दी हो। सही। या उनको ज़्यादा वो फोर्स कर रहे हो कि अब आओ, तो हो सकता है कि वो यासिर डर के मारे या शेम के मारे या बाकियों को पता ना लग जाए, इसके वजह से उन्होंने कोई ना कोई ये प्लान बनाया पूरा। मतलब जिस तरह ये कत्ल हुआ है, जिस तरह वो ड्रम का इस्तेमाल किया है, जिस तरह स्टैब किया है गर्दन पे और उसके बाद ड्रम में डाला, तो एक ये प्लान्ड नज़रिया सामने आता है कि कुछ प्लानिंग थी इसके अंदर। ये इस तरह का नहीं था कि जज्बाती होके कर दिया, नहीं, फॉर प्लानिंग करके किया गया है।
और उसके बाद जैसे बाकी पता लगा है कि उन्होंने बाकियों से हेल्प मांगी हुई थी कि मुझे बॉडी को गेट रेड करने में भी, इसको ख़त्म करने के लिए भी, कहीं पे दफनाने के लिए, कोई एसिड के अंदर फेंकने के लिए उसकी भी मदद चाहिए, लेकिन वो उनको मिली नहीं, जिस वजह से वो फरार हो गए। फिर कहीं वो किसी और एरिया से फिर उनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो पेशावर के इलाका लांडी कोतल से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अब इस तरह के जो मुलजिम होते हैं, जैसे ये 24-25 साल का था, क्या वो उस शख्स के साथ बदफेली करवाने की वजह से वो जो है वो आम लोगों नॉर्मल की वजह, मतलब वो नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हो गया और फिर वो खतरनाक कातिल बन गया, क्या इस तरह भी हो जाता है? बिल्कुल, इसके अंदर एक तो ये केस है कत्ल का, तो हमें तो कत्ल के हिसाब से देखना पड़ेगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से होगी। लेकिन ये एक और डिमांड करता है कि साइकाइट्रिक एवेल्युएशन, नफ्सियाती एवेल्युएशन भी हो यासिर की, कि क्या वाकई में उस वक्त वो अपनी सेंसेस के अंदर था या कोई जज्बाती हो के किसी साइकोसिस की हालत में, कि दिमाग पागलपन की हालत में उसने ये डिसीजन लिया। तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ हमें मालूमात मिले, उनके साथ जो बैठेगा साइकाइट्रिस्ट, वो उनको देखेगा, उनको असेस करेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग असेस करेगा, उनकी ओरिएंटेशन असेस करेगा कि वाकई में जो उन्होंने फेल किया है मर्डर का, तो उसके पीछे क्या रीज़न थी और किस इंटेंसिटी का था, और क्या उसके पीछे उनकी अक्ल फ़हम कायम थी कि नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मर्डरर होते हैं, कातिल होते हैं, क्या नॉर्मल लोग भी कत्ल की वारदात कर देते हैं, या कातिल जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता? बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते? नहीं, नॉर्मल लोग अगर करेंगे तो उनके पीछे भी एक बात की जाती है, एक टर्म होती है एक्यूट स्ट्रेस, कि एकदम स्ट्रेस आई, एकदम जज्बाती हो गए, मतलब तैश में आ गया। हाँ जी, सही। तो उसके अंदर मर्डर हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल जज्बाती हो गए, ये नॉर्मल बंदे के अंदर हो सकता है। लेकिन उस नॉर्मल बंदे के अंदर भी ये जज्बाती होने वाला फेल जो है, तैश में आ जाने वाला है जो एक्शन जो है, ये इसकी हिस्ट्री रहेगी, मिल जाएगी आपको, कि आप देखेंगे कि 1 साल पहले भी उसने जज्बाती होकर किसी का सर फाड़ दिया था। ठीक है, किसी लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व हो गया था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमें देखने को मिलता है कि ये कोई इस तरह का नहीं, हिस्ट्री होगी उसकी भी, जरूर नॉर्मल बंदे की भी होगी, नॉर्मल बंदे की भी हिस्ट्री जरूर होगी। ठीक है, जो आखिर में एंड पे मर्डर वाला आ जाता है पॉइंट, तो हमेशा उसके पीछे आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा। जो उनके इर्द गिर्द भी रह रहे होंगे बंदे, वो भी बताएंगे कि हाँ, अब हम देख सकते हैं कि पीछे जाके इनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का एस्पेक्ट आ रहा था, कहीं पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, कहीं पे छुपने वाला आ रहा था, कहीं पे अपने आप पे जुल्म करने वाला रवैया आ रहा था, जिसे सेल्फ हार्म कहते हैं। सही। और ये प्लानिंग करके जो कत्ल करते हैं, इन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? ये साइकी इनकी किस तरह की होती है, किस तरह के होते हैं ये? बिल्कुल, तो जो प्लान करके मर्डर कर रहे हैं, ये एंटी सोशल भी हो सकते हैं। एंटी सोशल का मतलब है कि सोसाइटी के ख़िलाफ़, ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर खिलाफ वर्जी होती है, कानून की खिलाफ वर्जी होती है, चोरियों की हिस्ट्री मिलती है, देखने को मिलती है, और इसके अंदर अपने आप को नुकसान पहुंचाना, लड़ाइयों में बढ़ जाना, इसकी हिस्ट्री नज़र आती है। तो यहाँ से वो सारी बेसिस आगे बढ़ती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये तो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कि एक शख्सियत का डिसऑर्डर है, वो ऐसा ऐसा डेवलप करते करते फिर ये मर्डर्स के अंदर आना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि एक अगर वो किसी ना किसी तरह उसको मैनेज कर लें मर्डर को, उससे निकल जाएं, किसी को पता ना लगे, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो दूसरा भी करने की तरफ चले जाते हैं। सही, ये जो प्लानिंग करके कत्ल करते हैं। अच्छा, ये लोग पकड़े जाते हैं, इनको इनके किए की सजा मिलती है, तो ऐसे अगर ये नॉर्मल नहीं होते, तो ऐसे तो इनको कोर्ट से, अदालत से रिलीफ मिल सकता है कि मतलब ये इसने अपन हवास बाख्ता था, या ये मेडिसिन खाता है, या इसके पास सर्टिफिकेट है, ये ठीक नहीं। और कई लोग ये पेश करने में कामयाब भी हो जाते हैं और लोगों को सजा नहीं मिलती, बल्कि उनका इलाज करवाया जाता है और फिर वो बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे तो जो प्लानिंग करके या जो इस तरह के आदी मुजरिम होते हैं, वो फ़ायदा भी तो उठा लेते हैं इन चीज़ों का। यस, हमें इसमें ना एक बात देखनी पड़ेगी कि एक तो मर्ज़ है, लेकिन मर्ज़ का ये मतलब नहीं है कि अब उसकी ज़िम्मेदारी उस बंदे पे नहीं लायक होती। सही। अब लोगों के अंदर भी इस तरह के पॉइंट्स रखे हुए हैं
कि चाहे अगर डिज़ीज़ आपको सामने आ जाए कि अच्छा ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ है, लेकिन फिर भी उसकी जो सज़ा है वो कम हो सकेगी, ख़त्म नहीं हो सकेगी। सही। कि देयर इज़ सम पॉइंट कि अच्छा ट्रीटमेंट करवाओ, उसके बाद इतना अरसा आपकी सज़ा होगी, उसके बाद अगर फिट बैठोगे, सोसाइटी के लिए फिट होगे, तो तब आप जाके फिर बाहर सोसाइटी में आ सकते हो। बिल्कुल ठीक लेकिन है। उससे पहले सोसाइटी में आप नहीं दाखिल हो सकते। सही। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह है सिस्टम, तो उसके अंदर थोड़ा सा लैक आ जाता है कि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं आ रहे होते, तो वो बाहर आ जाते हैं और उसी तरह वो दोबारा हिस्ट्री में फिर मर्डर के साथ, किसी फाइट के साथ दोबारा पकड़े जाते हैं। अब मुआशरे में सुधार पैदा करने के लिए, ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। तो जो हमें करने की ज़रूरत है वो हम अपनी तरफ काम कर सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अपनों पर काम कर सकते हैं। अपनों पे काम कर सकते हैं और अपने ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं कि अगर मैं अपनी तरफ से अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, अपने ऊपर अपने साथ ऑनेस्ट हो गया हूँ, मुझे पता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो क्या है, जो मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो क्या है। मैं अगर किसी पेशेंट को मिलता हूँ, उसके साथ मुझे पता है कि भाई ये इसका मसला है, लेकिन सोसाइटी मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं इसको बता सकूँ, लेकिन मैं फिर भी उसको बताऊँगा कि भाई आपका ये मसला है। काफ़ी बार इसको इस तरह देखने को मिलता है कि पेशेंट्स चाह रहे होते हैं कि बस मैं जो चाह रहा हूँ ना, मैं जो बात कहना करवाना चाह रहा हूँ, आप वो उतना कह दो, मुझे उतनी मेडिसिन मुझे लिख दो और बस मुझे रुखसत करो। लेकिन अगर मैं अपने ऊपर काम करता रहूँगा, मुझे पता है कि मैंने अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है, तो मैं वो काम नहीं करूँगा उसका। मैं लॉयल रहूँगा अपने आप के लिए, अपने आप के साथ, मैं ऑनेस्ट रहूँगा अपने आप के साथ। तो इस तरह मैं अपने काम करते करते सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सही। तो इसी तरह अगर आप अपना काम करते रहेंगे, आप अपना ऑनेस्ट रहेंगे, आपको पता है कि जहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है आप वो सहेंगे नहीं, उसको वर्बलाइज करेंगे, उसको सामने लेके आएंगे, तो आप अपनी तरफ काम करते रहेंगे। हर किसी को अपना अपना किरदार निभाने की जरूरत है। सोसाइटी इस तरह ही डेवलप होती है, कोई एक बंदे से, दो बंदों से नहीं डेवलप होती, एक कलेक्टिव होती है कि हर बंदा अपनी जगह पे रहते हुए अपना काम ऑनेस्टली कर रहा है। सही। तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और जो नौजवान गलती से किसी लालच में या किसी भी तरह इस तरह के दलदल में घुस गए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल। तो जो यहाँ पे हम मैसेज भी देते हैं कि मदद हासिल करो, तो मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि जो ऑलरेडी एक नशे की हालत में या किसी इस तरह के मर्ज़ के अंदर होता है, तो उससे आइडिया नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसके इर्द गिर्द वाले वो उसको देख सकते हैं, वो उसको जान सकते हैं कि अच्छा कितनी सूरत हाल ख़राब है। क्योंकि ये बड़ा सीक्रेट मामला होता है, किसी के साथ ताल्लुकात बनाना, किसी एक शख्स के दूसरे नौजवान के साथ ताल्लुक बनाना, ये सीक्रेट मामला ही हर किसी को नहीं मालूम होगा। तभी तो इतना बड़ा कदम उठाया शराज की जानिब से कि इसराइल को उसने कत्ल कर दिया। तो ये सीक्रेट मामला अब डायरेक्ट अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं, अगर कोई देखता है, तो उनके लिए क्या है कि वो इस काम से अभी पीछे हट जाएं, नहीं तो अंजाम ऐसा हो सकता है। यस, बिल्कुल अंजाम इस तरह का हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है इसमें। सही। और जैसे मैंने बताया कि जो इस तरह के सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी 50% चांसेस होते हैं कि वो किसी न किसी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के सामना करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। सही। और उसके अंदर उन्हें मल्टीपल मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और उन मसाइल को हल करते करते वो फिर इस तरह का कोई स्टेप ले लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सोशल मीडिया का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है आजकल, हर कोई शख्स जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ देख रहा होता है, तो इससे भी कोई नफ्सियाती असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है। जो हम बातें सुन रहे होते हैं, जो हम बातें देख रहे होते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। कि जो मेरे हाथ के अंदर है, जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, जो मैं रील देख रहा हूँ, वही मैं बाद में कोई अपना एक्शन में भी ले आऊँगा। सही। तो जो कंटेंट आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके भाई देख रहे हैं, उस पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो देख क्या रहे हैं। अब तो इतना रवाज हुआ है फ़ोन एडिक्शन का
कि अब हमारे पास मोबाइल पड़ा हुआ है, जब इधर से उधर हो गया तो हमारे एंजाइटी डेवलप हो जाती है, मेरा मोबाइल किधर गया, चार्ज नहीं हो तो परेशान हो जाता है कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। और फिर जो रीलें आ गई हैं, टिकटॉक आ गया है, इंस्टाग्राम पे रीलें आ गई हैं, छोटे छोटे 8-8 सेकंड के, 18-18 सेकंड के रीलें, जिसके अंदर पूरा मैसेज, पूरी स्टोरी बता देता है, और ताकि वो हमारा टाइम भी ज़्यादा इसमें वेस्ट होता है। वो एक डूम स्क्रॉलिंग इसको कहा जाता है कि डूम स्क्रॉलिंग के अंदर बंदा लग जाता है। उसके अंदर कोई कंटेंट अच्छा भी हो सकता है, कोई कंटेंट बुरा भी हो सकता है। अगर कंटेंट इस तरह का ख़राबी की तरफ है ज़्यादा, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। सही। इसका मतलब ये है कि जिस तरह का कंटेंट आप देख रहे हैं, आप वही अल्फाज बोलना शुरू कर देंगे, वही फिर आप एक्शंस करना शुरू कर देंगे। और अब तो इस तरह का कोई चेक भी नहीं रहा कि अब कोई बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, वो जो जिस तरह की वीडियो ज़्यादा देख रहा है उसी तरह की वीडियोस उसको आती रहेंगी। बिल्कुल, कोई कंट्रोल नहीं है उसका। एल्गोरिदम जो बना हुआ है वो वैसे ही आनी है, वो उसी तरह की आनी है। हम भी जो देखते हैं वही आता रहता है, वही आता रहेगा। जो हम आपस में सुन रहे हैं, एआई की वजह से ये सारा कुछ सिस्टम, ये सारा उसकी वजह से हुआ है। लेकिन हम इसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रोल अपने पास रख सकते हैं। वो कैसे, क्या कर सकते हैं? एक उन्होंने फीचर बनाई हुई है जो एआई ने, कि हम कुछ कंटेंट को माइनस आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इवन कि आपने एक वीडियो देखी, आपको पता है कि कोई ख़राब वीडियो है, तो आप उसी वक्त उस अकाउंट को ब्लॉक कर दें। उसको एक ऑप्शन आती है कि डू नॉट सी दिस, नॉट इंटरेस्टेड वाली ऑप्शन आ जाती है, तो वो दोबारा वो कंटेंट आप सामने लेके नहीं आता। सही। तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ एज रख सकते हैं। सही। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई हिकमत अमली, कोई स्टेप नहीं लेते, तो वही कंटेंट दोबारा रिपीट होगा। हो सकता है पहली बार आपको पता हो कि हाँ भाई ये कोई अच्छी वीडियो नहीं है देखने वाली, दूसरी बार आप कहेंगे चलो मैंने पहली भी देखी है, दूसरी भी देख लेते हैं। फिर इस तरह कोई 18-20 वीडियोज़ आपको दिन में आना शुरू हो जाएंगी। फिर आपका वो एल्गोरिदम फिर सारा का सारा ख़राब होगा। तो उससे फिर आपकी जो आगे नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी लाइफ इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। जो बातें आप देख रहे हैं तो मोस्ट लाइकली है कि आपने वही करना शुरू कर देनी है। सही। तो जो सोशल मीडिया का एस्पेक्ट है इन दिस एज 21st सेंचुरी के अंदर, उसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारी मेंटल हेल्थ पे। हम क्या बातें कर रहे हैं, हम क्या एक्शंस कर रहे हैं, इसके बारे में ना एक छोटी सी टेड टॉक भी है। टेड टॉक्स कुछ मुख्तसर सी वीडियोस होती हैं जिनमें वो पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो बताते हैं कि हमें अपने जो दोस्त हैं वो बहुत ज़ोरों से, गौर फिक्र से चूज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जिस कंपनी में बैठ रहे हैं उस कंपनी की बातें सुनेंगे। जो बातें सुनेंगे हमारे वही नज़रियात बनना शुरू हो जाएंगे। सही। जो नज़रियात हमारे बनेंगे हमारी वही आदात बनना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। जो हमारी आदात होंगी वही हमारा करैक्टर बनना शुरू हो जाएगा। तो करैक्टर कहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो हम बातें सुन रहे हैं, सिर्फ जिस तरह के लोगों के हम अंदर बैठ रहे हैं, सही, वहाँ से, बिल्कुल कंपनी से, एक बंदे की कंपनी, 2 बंदों की कंपनी से आपकी पूरा का पूरा करैक्टर वो डेवलप हो सकता है। सही। डेवलप या तो अच्छा हो सकता है या बहुत बुरा हो सकता है। तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। बच्चे जो खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनके वालिदैन के लिए क्या मैसेज है? उनके वालिदैन के लिए तो अब ये ना काफ़ी अंडर रिसर्च टॉपिक है। कुछ कहते हैं कि कुछ हद तक फ़ोन इस्तेमाल कर भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। कुछ वालिदैन कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, गूगल से सर्च करते हैं, हर चीज़ का जवाब जो है वो गूगल देता है, तो इसलिए वो टैब यूज़ करें या मोबाइल यूज़ करें, कोई ठीक है, सही है। लेकिन इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन भी होनी चाहिए ना। अगर आप उनको अनचेक्ड दे रहे हैं फ़ोन, तो गूगल के बजाय कोई और चीज़ खुल रही हो, सही, तो गूगल पे अब इस तरह तो नहीं है ना कि गूगल ने देखा हुआ है कि भाई बच्चा यूज़ कर रहा है तो मैंने ये वाला कंटेंट नहीं शो करना। इस तरह की तो कोई ऑप्शन नहीं है। पेरेंटल कंट्रोल आप रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप पूरा नहीं रख सकते। वो कोई सवाल पूछेगा तो कुछ और भी आंसर मिल सकता है। तो इसके पीछे सिर्फ इतना है कि कुछ साइंस कहती है कि 4 साल की एज तक तो कोई यूज़ नहीं करना। अब माएँ जो करती हैं कि बच्चा रो रहा है तो उसको चुप करवाने के बजाय उसको भाई मोबाइल फ़ोन पकड़ा दो, वो लग जाएगा। इसमें ये वही समझती कि जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर कुछ शुआएँ हैं, इसके अंदर जो एक बच्चा है उसका ब्रेन अभी डेवलप भी नहीं हुआ, कम्प्लीटली डेवलप 26 साल पे जाके 28 साल पे जाके होता है। उससे पहले ही उसके ऊपर इतना ज़्यादा एक्टिव
रोल डाल दो, इतना ज़्यादा एक्टिविटी डाल दोगे तो उसका कहाँ पे क्या बचेगा बेचारे का। सही। तो एक तो ये है कि 4 साल तक अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर आती है स्कूल एज, 6 से 8, 6 से 12। तो उसके अंदर अगर होमवर्क के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, वो भी अंडर सुपरविजन होना चाहिए कि एक पेरेंट के होते हुए वो इस्तेमाल करें, उसके बगैर ना इस्तेमाल करें। कुछ पेरेंटल कंट्रोल होता है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर नहीं, लेकिन इसलिए ही वो सुपरविजन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो टीनेजर वाला है पीरियड, उसके अंदर आप कर सकते हो कि उसको कुछ कंट्रोल दे दो कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि आपने उस वक्त तक जो इनिशियल एजेस है उसके अंदर उसका किरदार, उसकी ट्रेनिंग कर ली हुई है कंप्लीट। तो अगर तब भी वो कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे वापस लेने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश और ज़हनी मर्ज के हवाले से माहिर नफ्सियात का इंटरव्यू तो आप सुन चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसी वारदात है जो मुआशरे की ऐसी अक्कासी करती है कि मुआशरे में इस तरह के घनौने काम होते रहते हैं। लिहाजा हम तो साइंस और तफ्तीश के हवाले से आपको बता चुके, लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जब भी कोई शख्स मुसलसल गुनाह के दलदल में धंसा रहता है तो उसका अंजाम ऐसा ही भयानक होता है, जिस तरह से इस केस में हुआ कि दोनों ही नौजवान और 55 साला शख्स के आपस में मरासम थे। तो ऐसा गैर फितरी फेल करने वाले इसी अंजाम के अक्सर औकात मुंतज़िर होते हैं। लिहाजा ऐसे हसास मामला से दूर रहें ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।